हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी वीडियो के दूसरे लेक्चर पे। कल हम लोगों ने इस टॉपिक में बहुत से चीजों को पढ़ा था और आपसे सारी चर्चाएं की थी कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैंने आपके लिए पूरा एक की पॉइंट बनाकर आपको दिखा दिया था और कल की क्लास में हम लोगों ने पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर लिया था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी समझा था। इसके बाद हम लोगों ने ओम के लॉस को, ओम के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस पे भी सारी चर्चाएं कर ली थी और फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इन पर भी सारी बातें कर ली थी कि कैसे आपका रेजिस्टेंस किसी छोटे वायर के लिए, किसी लंबे वायर के लिए, किसी पतले वायर के लिए, किसी मोटे वायर के लिए कैसा होता है। ये सारी चर्चाएं कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत मजा आया था और आप सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% आपके 8 नंबर के क्वेश्चन इस क्लास से फिक्स हैं। 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप इस क्लास से दे सकते हो, मतलब पूरे एग्जामिनेशन का 1% यहां से कंफर्म आएगा। कोई नहीं रोक सकता है, लिख के ले दे सकता हूं तुम्हें मैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। यहां पर मेंशन नहीं हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में, श्रेणी क्रम में और समांतर में कैसे जोड़ते हैं। आज हम इन पे चर्चा करेंगे और उस पे बेस सारे सर्किट के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और उसके बाद आपके दो छोटे से प्यारे प्यारे टॉपिक, इलेक्ट्रिक वर्क डन, हीटिंग इफेक्ट और पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि तुम हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो और बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। कल की क्लास में हम लोगों ने सारा टॉपिक देख लिया था और आज हम सीधे स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? कल की क्लास में हमने विधिवत चर्चा की थी कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ओम ने क्या बताया था, और ओम ने जब अपना फॉर्मूला दिया कि अगर किसी वायर में तुम दोनों एंड पर एक बैटरी लगा दो तो उस वायर में करंट फ्लो होती है। बैटरी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ती जाएगी, बैटरी घटाओगे तो करंट घटती जाएगी। इतनी सारी डिस्कशन के बाद, इतनी सारी चर्चाओं के बाद हमने ये भी समझा था कि ओम ने अपने लॉ को कैसे एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिफाइन किया और उस कांस्टेंट का नाम दिया था रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर तुम ले लोगे तो कोई भी कंडक्टर 100% कंडक्टर नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसके साथ होती ही हैं। इस दुनिया में कोई भी चीजें परफेक्ट नहीं है। अगर तुमको लगता है कि मैं परफेक्ट हूं तो आ जाना, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन निकाल देंगे। और अगर तुम्हें लगता है तुम इम्परफेक्ट हो तो भी आ जाना, तुमको परफेक्ट तक पहुंचा देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है और कंडक्टर का हम कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं। इस कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक हम इसमें बैटरी अटैच नहीं कराते हैं ये अपने आप मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बैटरी अटैच कराते हैं ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से नेगेटिव? जल्दी बताओ भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से नेगेटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा इस तरफ और करंट जाने लगेगी इस तरफ। यहां तक की सारी चर्चाएं हम लोगों ने कल कर ली थी और इसी चीज को समझा था कि यहां से आपका ओम के लॉ ने बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो आज उस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने एक डिवाइस बनाई जिसको नाम दिया था हमने रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है? तुमने बहुत से डिवाइसेस को देखे होंगे, आपके घरों में झालर आते हैं उसे देखा होगा, नहीं तो मोबाइल चार्ज करते हो तो उसका एडाप्टर देखते होगे, और भी सारी जगहों पर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को लगाते हैं। रेजिस्टेंस सीधे सीधे करंट को रोकता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके के सिंबल वाली डिवाइस थी, कुछ ऐसे।
और इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। इसकी यूनिट को मैंने तुम्हें बताया था कि भाई यूनिट ओम साइंटिस्ट के नाम पे हम लोगों ने क्या रख दी थी, ओम। अब ओम सुनते ही तपस्या मत करने लग जाना। ओम उसकी बस एक यूनिट है जिसका सिंबल मैंने तुम्हें बताया था कुछ इस तरीके से होता है। चलो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना है। अब रेजिस्टेंस कैसे जोड़ सकते हो, उसके दो तरीके हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस है। तुमने क्या किया, इस वाले एंड को इस वाले एंड से जोड़ दिया, इस वाले एंड को इस वाले एंड से जोड़ दिया। एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा बन सकता है। मान लो एक थर्ड टाइप का हो। थर्ड टाइप में देखो, तुमने फिर इस वाले को उठा करके इससे जोड़ दिया और फिर इस वाले को उठा करके इससे जोड़ दिया, तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है। तो आपने दो कॉम्बिनेशन पढ़े। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है और दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं कैसा हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस आपका ऐसा है कुछ, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, और अब आप क्या कर रहे हो कि इस पहले वाले रेजिस्टेंस का जो दूसरा पोर्शन है इसको दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले पोर्शन से आप जोड़ रहे हो, कुछ इस तरीके से। फिर से इसको समझते हैं। कहने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि एक रेजिस्टेंस आपका कुछ ऐसा है, फिर एक रेजिस्टेंस आपका कुछ ऐसा है, और फिर एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस आपका R1 और ये हो गया रेजिस्टेंस आपका R2। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने नाम दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने नाम दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं एक बार। तो हमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे आप श्रेणी क्रम संयोजन कहते हो, और एक आपको पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे आप समांतर क्रम संयोजन कहते हो। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रेजिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस तरीके से, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, चौथा वाला पांचवें से, पांचवा वाला छठवें से, और ऐसे करते करते जितने भी सारे रेजिस्टेंस होंगे सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब समझ लो कुछ इस तरीके से कि एक रोड दूसरे रोड से जुड़ती चली जा रही है। ये पहली रोड थी, अब फिर दूसरी रोड थी, अब तीसरी रोड थी, सब एक दूसरे से जुड़ी है ना। ये नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, ये सारी रोड्स एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि ये एक चौराहे की तरह बन जाता है। यहां से एक रोड आ रही थी और ये रोड क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है दो अलग अलग या तीन अलग अलग या चार अलग अलग रोडों में। तो देखो एक रोड आई और ये बट गई एक दूसरे रोड में, फिर तीसरे रोड में। ऐसे ही करते करते ये बहुत से रोड, जितने रोड हमें चाहते हैं या जितने रोड की सर्किट है उतने पार्ट्स में या उतने फंक्शंस में, उतने सर्किट्स में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने ये डिवाइसेस लगाई हैं, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, ये सारे क्या है रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को अब हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पर था 2 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, यहां पे भी था 2 ओम का रजिस्टर, यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। इन सबको हमने जोड़ दिया, लेकिन जो जोड़ने के बाद टोटल कॉम्बिनेशन बना है वो कैसे निकालोगे। तो उस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं कि सर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे चीजें कांस्टेंट होती हैं, वोल्टेज कांस्टेंट होता है कि करंट कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चर्चाएं आप करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें तो पहला जुड़ा है दूसरे से, दूसरा जुड़ा है तीसरे से, तीसरा जुड़ा है चौथे से, और चौथा जुड़ा है पांचवे से। लेकिन अभी क्लास के टाइम हम लोग क्या ले रहे हैं, केवल 2 को ले रहे हैं या 3 को ले लेते हैं। चलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा सर कि 3 रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर है हमारा कुछ ऐसा, एक रेजिस्टेंस है हमारा कुछ ऐसा, और फिर एक रेजिस्टेंस है हमारा कुछ ऐसा।
ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। फिर इस रेजिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं R1, इस रेजिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं R2 और इस रेजिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं R3। रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्लास और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। केवल यहां ही नहीं, क्लास 12th में भी ये चैप्टर पढ़ोगे और उसके आगे हर क्लास में तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तुमने अगर मेडिकल में अपना ड्रीम सोचा है या इंजीनियर बनने का तुम्हारा सपना है तो हर जगह तुमको ये मिलेगा, तुमको हर जगह इसे पढ़ना है। आज समझे रहोगे तो आगे बहुत ही आसान लगेगा। देखो R1, R2 और R3 3 रजिस्टर से और थे, देखो कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। एक ने पहले का हाथ पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे का हाथ पकड़ा है, तीसरे ने चौथे का हाथ पकड़ा है और ऐसे एक चैन बनाए हुए। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैं दोनों हाथ दूसरे वाले का पकड़ूंगा, तीसरा पर्सन भी दोनों हाथ हम दोनों का पकड़ेगा, चौथा पर्सन भी दोनों हाथ हम दोनों का पकड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन समझ रहे हो कैसा हो रहा है ना। अब यहां पे देखो, हमेशा ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है। करंट क्यों कांस्टेंट होती है भाई, क्योंकि करंट है चार्ज का फ्लो, आवेश भाग रहे हैं। मान लो तुम 10 दोस्त एक साथ भाग रहे हो और भागते चले जा रहे हो, सेम रोड पे भागते चले जा रहे हो, तो क्या करंट कांस्टेंट बनी रहेगी? बिल्कुल सर कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब है कि अगर इस वायर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो करंट थी वो करंट यहां पर भी है और वो करंट यहां पर भी है और वो करंट यहां पर भी है, तो हर जगह करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि करंट मतलब विद्युत धारा हमेशा क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, समान बनी रहती है। करंट जो है वो है कांस्टेंट, धारा है समान। और अगर करंट कांस्टेंट है और R की वैल्यू चेंज है, देखो R की वैल्यू बदल रही है लेकिन करंट कांस्टेंट हो गया है, तो क्या बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा। मतलब अगर मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी के साथ, देखो एकदम बढ़िया विधिवत 20-20 रंग यूज करके तुमको पढ़ा रहा हूं ताकि सारी चीजें समझ में आए, कलरफुल नोट्स है एकदम। देखो यहां पर हमने एक वोल्टेज V दे दिया है इसको, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा वो हो गया V1, क्योंकि करंट कांस्टेंट थी और रेजिस्टेंस कुछ और था। ये कुछ वोल्टेज को खा जाएगा, खाने का मतलब ये वोल्टेज का लॉस कर देता है। फिर R2 यहां पर जो अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा V2, और फिर R3 यहां पर जो वोल्टेज आ जाएगा वो हो जाएगा V3। अब देखिए 3 वोल्टेज हो गए, V1, V2 और V3। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो V था ये ही डिवाइड हुआ है V1 में, V2 में, V3 में, तो हमने V को इक्वल कर दिया किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम आपने क्या पढ़ा है भाई, ओम्स लॉ जल्दी से बताइए। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस R मान लेता हूं तो V की जगह पे आप क्या लिखोगे, IR लिखोगे। V1 की जगह आप क्या लिखोगे, I1 R1 लिखोगे। V2 की जगह आप क्या लिखोगे, I2 R2 लिखोगे। और V3 की जगह आप क्या लिखोगे, I3 R3 लिखोगे। लेकिन एक बात सोचिए, हमारा जो करंट था वो कांस्टेंट था, इसका मतलब I1 I2 I3 ये सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट बनी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, I1 को भी केवल I लिख देते हैं, I2 को भी I लिख देते हैं और I3 को भी I लिख देते हैं। तो ये हो गया I टाइम्स R1, I टाइम्स R2 और I टाइम्स R3। अब यहां से देखिए क्या I आपको कांस्टेंट नहीं लग रहा है, हाँ सर I कॉमन है और कांस्टेंट है, तो कॉमन वैल्यू है बाहर लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। और इससे आपको एक डाटा मिल गया कि I की वैल्यू को आप कैंसिल कर सकते हो यहां से, और I R में I और I ने एक दूसरे को मार दिया। R की वैल्यू आपको क्या मिली है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका फॉर्मूला कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उनको कंबाइन करने पर जो फॉर्मूला आएगा, कंबाइन करने के उनका कंबाइन डाटा कैसे निकालेंगे, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए कि अगर आपको ये रेजिस्टेंस दिया होता 2, ये रेजिस्टेंस दिया होता 3 और ये रेजिस्टेंस दिया होता 4 ओम, तो टोटल आंसर कितना हो जाता आपका, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 2 9, आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाता 9 ओम। तो एक बात आप यहां पर अपने से लिख सकते हो कि व्हेन वी ऐड द रेजिस्टर्स इन द पैरेलल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिगर वन। तो जब अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रहता है उससे भी ज्यादा आता है।
ये बात थी सीरीज कॉम्बिनेशन की। ये फॉर्मूला नोट कर लो, और डेरिवेशन मुझे नहीं लगता अब तुम्हारी क्लास में है, तो बस फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले वाले में वोल्टेज कितना है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, और तीसरे वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के तुम टोटल करंट अगर आई निकाल देते हो, तो आई निकालने के बाद पहले वाले में वोल्टेज पूछा है, तो सर V1 बराबर होता है IR1, निकाल देंगे सर। दूसरे वाले में पूछा है तो V2 बराबर होता है IR2, ये भी निकाल देंगे सर। और तीसरे वाले में पूछता है अगर, तो V3 बराबर होता है IR3, और इसके भी निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी लगे होंगे सब में वोल्टेज निकाल देंगे सर, टोटल करंट निकाल के टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना रहेगा। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जिसे आप क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब पैरेलल में क्या है कि सब एक दूसरे का दोनों हाथ पकड़े हैं। सीरीज में क्या हो रहा था कि एक रेजिस्टेंस पहला हाथ दूसरे से, दूसरा वाला अपना दूसरा हाथ तीसरे के पहले हाथ से, ऐसे करके जुड़े हुए थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर संयोजन। अब समांतर में क्या है, देखिए यहां पर पहला रेजिस्टेंस के दोनों हाथ दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों हाथों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही सर। तीसरे रेजिस्टेंस के भी दोनों हाथ पहले और दूसरे के दोनों हाथों से जुड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है ना। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, R1, यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, R2, और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, R3। इन सभी को हम जोड़ दे रहे हैं कंबाइन करके एक बैटरी से। अच्छा, बैटरी और सेल में एक अंतर होता है, क्या आप जानते हैं बैटरी और सेल का अंतर? हो सकता हो बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। देखिए सेल क्या होती है, सिंगल होती है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ऐसे पढ़े होंगे ना। वैसे ही आपके घरों में एक सेल आती है, वो सिंगल है। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करते हैं, 2 सेल लगा दीजिए, 3 सेल लगा दीजिए, 4 सेल लगा दीजिए, जैसे टॉर्च, टॉर्च में आप क्या लगा रहे हो, बैटरी, क्योंकि 3 सेल यूज कर रहे हैं आप वहां पर, 3 सेल का कॉम्बिनेशन है, तो वो बन गया आपकी बैटरी। चलिए अगर हमने यहां पर बैटरी लगाया, तो जो बड़ा वाला लाइन है यह है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन है आपका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट किस साइड में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो देखिए यहां से एक करंट निकली और फ्लो करेगी। अब देखो ये करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ही यहां पे पहुंची, इसे लगा यार आगे तो 3 रास्ते हैं, किधर जाना है, किस रास्ते पे जाएं कि अच्छे सामान मिल जाए या अच्छे दोस्त मिल जाए। तो देखो यहां से ये करंट धीरे धीरे डिवाइड होना चालू करेगी, क्योंकि ये है चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स बटेंगे, ये तीनों पार्ट में स्प्लिट करेंगे जैसी उनकी कैपेसिटी होगी आगे के वेज में। तो यहां से एक करंट ऊपर जाएगी, करंट I1, फिर एक करंट इधर जाएगी, करंट I2, और एक करंट नीचे चली जाएगी, करंट I3। तो देखो क्या यहां पर करंट स्प्लिट हुई है, यहां पर क्या स्प्लिट हुई है, करंट स्प्लिट हुई है, लेकिन यहां पर सेम क्या रहता है, वोल्टेज सेम बना रहता है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है आपका, यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या होता है भाई, अरे सर वोल्टेज जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दे रहा हूं पीडी, विद्युत विभवांतर जो आपने पढ़ा था, वोल्टेज उसी का नाम है। तो वोल्टेज इज अ कांस्टेंट, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इतना टाइम लेकर मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं भाई 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर करंट स्प्लिट हुई है, तो करंट स्प्लिट हुई है तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR हमें पता है। ओम ने बताया भाई कि V बराबर होता है IR, तो I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। I की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। और अगर I की वैल्यू हो गई है V अपॉन R, तो V की जगह पे हर बार क्या आ जाएगा, देखिए I की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहां पर V अपॉन R रख देंगे। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V1 अपॉन R1,
I2 हो जाएगा V2 अपॉन R2, I3 हो जाएगा V3 अपॉन R3, लेकिन V1, V2, V3 ये सब तो सेम ही है, वोल्टेज मैंने कांस्टेंट बताया है, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू बराबर होगी और V2 की वैल्यू V3 की वैल्यू के बराबर होगी। उन सभी को बराबर रख दीजिए और इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए आपका जो V है वो कॉमन हो जाएगा, V आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं V अपॉन R और यहां से V को ले लीजिए कॉमन, और ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V ने V को मार दिया, और अगर मार दिया तो क्या बचा हमारे पास फॉर्मूला, देखिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो ये 1 अपॉन R चल रहा है भाई फॉर्मूले में, मतलब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में आपको पूरी वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा फाइनल आंसर या रियल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया था सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका फॉर्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने फॉर्मूले देख लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि एन इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और अ कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ना, and the total current through the circuit and the potential difference across the electric lamp and the conductor। यहां पर एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि लैंप है और एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, तो हम मान के चल लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको सपोज कर लेते हैं ना, या फिर दोनों करके देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस में पहला क्या है आपके पास, एक है आपका इलेक्ट्रिक लैंप जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम। अब 20 और 4 ओम किससे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर देखिए क्या दे रहा है आपको कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो इनको हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है मुझे जहां तक लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही एग्जांपल है 12.7। और एनसीईआरटी के एग्जांपल लेने का मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड पेपर में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम मिला सकते हो। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से देता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस किसमें, अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सर जी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और R क्या है आपका, R है हमारे पास पहला 20 ओम, तो 20, और दूसरा R कितना है हमारे पास 4 ओम, तो 4, और ये आ जाएगा आपका कितना 24 ओम। रियल आंसर, राइट आंसर। समझ गए आप मेरी बात। दूसरा बात करते हैं, आपको क्या निकालना है, द करंट थ्रू द सर्किट। ये किसका आंसर था, ये ए का आंसर था सर, ये किसका आंसर था, ए का। फिर बी का आंसर निकालते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर हो जाएगा सर जी V अपॉन R, और अगर I बराबर हो गया V अपॉन R तो V की वैल्यू गिवन है 6, R की वैल्यू कैलकुलेट की 24, और 6 अपॉन 24, 6 अपॉन 24, जब आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। 6 अपॉन 24 मिलेगा सर 1 अपॉन 4, क्योंकि 6 चौको 24, 6 गुणते 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 6 टाइम्स 4 करेंगे तो 24 मिलेगा, और वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 4। तो I बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 कितना होता है भाई, 0.25। 1 अपॉन 4 कितना होता है, 0.25, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो टोटल करंट इसमें कितनी है,
0.25 एम्पियर है, ये दूसरा वैल्यू आपको मिल गया। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा क्या आपसे पूछ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। मतलब टोटल तो 6 वोल्ट है, लेकिन केवल इसके अक्रॉस कितना है और केवल इसके अक्रॉस कितना है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए अब हमारे पास टोटल करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, टोटल करंट है। तो देखो यहां से जो करंट जाएगी, यहां से जो करंट जाएगी, देखो यहां से जो करंट जा रही है, क्या वो करंट यहां पे भी सेम है, 20 के लिए भी सेम है और 4 के लिए भी सेम है। तो वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, और V1 बराबर हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, I टाइम्स R1। I की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है 0.25 या 1/4 जिसे आप कहते हो, तो C लगाते हैं। C में सबसे पहले देखते हैं अक्रॉस लैंप, अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस अगर हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस हमारे पास क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है V1। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I टाइम्स R1। I की वैल्यू है 1/4 और R1 की वैल्यू है कितनी, 20। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये मिल जाएगा 5 वोल्ट। मतलब यहां पर जो लैंप था, वो लैंप कितना कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज का, 5 वोल्ट की वोल्टेज को वो लॉस करा दे रहा है, या 5 वोल्ट की वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है। अगर यहीं पर अक्रॉस कंडक्टर देख लें, अक्रॉस कंडक्टर का मतलब V2 निकालना है, तो V2 के लिए आप क्या लगा देंगे, I टाइम्स R2 सर। और I की वैल्यू कितनी है 1/4 और R2 की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 ने 4 को मारा, ये किसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 वोल्ट मिल जाएगी। देखिए जब V1 और V2 को ऐड करेंगे आप, तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, और 6 अप्लाइड था। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है अभी सीरीज कॉम्बिनेशन मानकर। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन समझकर। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल में क्या हो रहा है, 20 ओम आपका ऐसा है, और फिर 4 ओम ऐसा है, और इसे ऐड कर दे रहे हैं, दिस इज 20 ओम, दिस इज 4 ओम, और दोनों के दोनों हाथ कनेक्ट होने चाहिए ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कराया, तो 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको ऐसे लगा दिया, ये है 6 वोल्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R क्या आ जाएगा, देखिए ये पहला हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 20 है सर, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 4 का एलसीएम सर 20 ही आएगा। 20 1 टाइम में ले जाएगा तो 1, और 4 से कितने बार में 20 जा रहा है, 5 टाइम में जा रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 टाइम्स 5। ये आपको मिल जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाई 20, और ये है 1/R की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, 1/R की वैल्यू है। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी ये 1 + 5, मतलब ये हो गया आपका 6/20। 6/20, R की वैल्यू हो जाएगी 20/6 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल करंट कैसे निकालेंगे भाई, बी हमसे पूछा है टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से ओम का नियम लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। R I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। V आपको दिया है 6, और R की वैल्यू आपने निकाली है 20/6। अब देखिए ये जो ये वाला 6 है आपका, ये 6 कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहां पर आपका ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 6/20, जिसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू 36/20 हमारा करंट का वैल्यू हो गया। थर्ड थिंग अगर आपसे पूछता है कि अब लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि वोल्टेज हमारा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो लैंप या फिर कंडक्टर दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर होगा, लेकिन मैंने आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर के समझा दिया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्किट डायग्राम इसमें नहीं ऐड हो पाया है, नेक्स्ट टाइम ये सारी चीजें ध्यान दी जाएंगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5, 10 एंड 30।
भाई हमारे पास R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज गिवन है वो कितनी गिवन है? 5 गिवन है, 10 गिवन है और 30 गिवन है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वोल्टेज आपको गिवन है, कितना गिवन है? 12 वोल्ट। कैलकुलेट करिए द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर हैं सबसे करंट क्या पास कर रहा है, फिर द टोटल करंट इन द सर्किट, और फिर क्या निकालना है? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ना। तो आपसे कह रहा है कि R1, R2 और R3 की वैल्यूज इतनी है, जिसे हमने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, तो द करंट थ्रू ईच रजिस्टर सबसे पहले निकालिए भाई। तो हम पहला इसे सपोज कर ले रहे हैं, लेट एज्यूम इट इज इन सीरीज। मैं सीरीज वाला कराऊंगा और पैरेलल आप लोग खुद से करोगे। तो डायग्राम बनाते हैं, ये है R1, ये R2 और ये है आपका R3। This is R1, this is R2 and this is R3। R1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? R1 की वैल्यू देखिए गिवन है 5, तो यहां पर इसे लिख देते हैं 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 10 गिवन है, और R3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 30। तो सबसे पहले तो C वाला निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। C वाला आपको क्या मिल जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिल जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1, R2 एंड R3। R1 की वैल्यू कितनी है? देखिए R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है कितनी? 35। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया सर? टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15, और 15 और 30, 30 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 45। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया? 45 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया? 45 ओम, 45 ओम मिल गया। अब दूसरा आपसे क्या पूछा है? पहला ये वाला, सॉरी थर्ड वाला हम लोगों ने निकाला। फिर टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, और V अपॉन R की जगह V में क्या हो जाएगा आपका? देखिए V की जगह V की वैल्यू गिवन है 12 और R की वैल्यू कितनी गिवन है? R की वैल्यू गिवन है 45। तो 12 अपॉन 45 ये हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस से करंट पास भी करेगी और टोटल करंट भी यही होगी, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो B का भी आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमने सीरीज माना है। अगर यहीं पर इसको पैरेलल माने होते तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 फिर एक क्वेश्चन है आपके पास कि R1, R2 और R3 की वैल्यू, R4 और R5 की वैल्यू गिवन है, जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इन द सर्किट, फिर टोटल करंट निकालना है इन द फॉलोइंग सर्किट। अब फिर से इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज कर लेते हैं। ये जो फिगर है आप अपने बुक्स में देख लीजिएगा एक बार कि कौन सा डायग्राम दिया है, कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है। यहां पर डायग्राम ऐड होना छूट गया है, इसलिए मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ही सपोज करके सबको बता दे रहा हूं आपको। देखिए अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पहला वाला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 की वैल्यू देखिए कितनी है? 10, R2 की वैल्यू कितनी है? 40, R3 की वैल्यू कितनी है? 30, R4 की वैल्यू कितनी है? 20 और R5 की वैल्यू कितनी है? 60। देखिए सबको ऐड करते हैं। 10, 40, 50 हो गया, 50 और 30, 80 हो गया, 80 और 20, 100 हो गया, और 100 और 60, 160 ओम हो गया। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना आ गया? 160 ओम आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? टोटल करंट निकालना है। 12 वोल्ट की बैटरी है तो करंट I, फिर से ओम का नियम लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। तो V का वैल्यू आपको कितना दे रहा है? देखिए V है आपका 12 और R है आपका 160 एम्पियर। ये सीरीज था। अब चलिए इसी चीज को सॉल्व करते हैं पैरेलल सपोज करके। इसी चीज को सॉल्व करते हैं क्या सपोज करके? पैरेलल। मैं सपोज कर ले रहा हूं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है पैरेलल में, या फिर ये मिक्स सर्किट होगा। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, अदरवाइज इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। देखिए अब तक की सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी है, मैं सारे फॉर्मूले आपको डिफाइन कर देता हूं। जो फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने करंट देखा था। करंट में आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? करंट पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T।
फिर दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम का लॉ पढ़ लिया था आपने डायरेक्ट, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा, I टाइम्स R। फिर थर्ड फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वोल्टेज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, W अपॉन Q। और इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम लोगों ने लिख दिया था, क्या लिख दिया था, W इज इक्वल टू Q टाइम्स V। फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने देखे, रेजिस्टेंस बराबर R इज इक्वल टू V अपॉन I लिख रहे हैं, या फिर हम लोग रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के टर्म में कंप्राइज करके लिखते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अभी तक हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले देखे हैं। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है ना, सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, जो था आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतने सारे फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिक पावर पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क डन, वर्क क्या होता है, देखिए वर्क का सीधा लॉजिक इससे रिलेट करता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको मूव कराने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी, उस एनर्जी को हम लोगों ने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक वर्क डन। या फिर किसी थर्ड पार्ट, जैसे बैटरी है, चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल प्रोवाइड करा रही है ना, तो उस चीज को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक वर्क डन। सबसे पहले तो हम जानते हैं, वी नो, आप क्या जानते हो कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि W इज इक्वल टू क्यू वी, अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको शो कराया था और ये फॉर्मूला आप पढ़े थे, W इज इक्वल टू क्यू वी। और Q का फॉर्मूला आप जानते हो, फिर आप जानते हो एक और बात जानते हो, क्या जानते हो सर, करंट को भी हम जानते हैं। करंट, करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से जो Q है, इस Q को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I टाइम्स टी, I टाइम्स टी। Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I टाइम्स टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इस Q की वैल्यू को वर्क वाले वैल्यू में क्या कर दीजिए, इंटर करा दीजिए। चलिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा I टाइम्स T टाइम्स V। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं कि W इज इक्वल टू VIT, जहां पर V वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और T क्या है, टाइम है। हो गया आपका ये फॉर्मूला। ये किसका, इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला बना है, जहां से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक वर्क निकाल सकते हो। अब इसी चीज को समझते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले के अपने बहुत सारे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, कैसे, ओम के लॉ को यूज करके। तो ओम का नियम, फिर देखो हर जगह पूरा चैप्टर में तुम पागल हो जाओगे और हर जगह ओम का नियम ले आना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम लॉ ने कहा V इज इक्वल टू आई आर, और अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो W इज इक्वल टू क्या है, VIT। पुट कर दो, V की जगह पे क्या रख सकते हैं, IR रख देते हैं। चलिए देखते हैं, तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा सर, W इज इक्वल टू है क्या है, VIT, और V की जगह हम लोग क्या रख दे रहे हैं, IR, ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं। तो अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा IR टाइम्स IT। तो दो बार I नहीं हो गया, एक फिर I और एक फिर I, तो दो बार I। और अगर दो बार I तो उसको आप क्या लिखेंगे, कुछ I नहीं, ये I इंग्लिश वाला I है ना, ये मत समझिएगा कोई दो बार आ रहा है और जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, I स्क्वायर RT। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला। अब समझिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क डन था वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम्स टाइम, मतलब कितना वोल्टेज हमने लगाया है, कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है और कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्लो कर रही है। अगर ये तीन चीजें आप बता दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपको इवन वोल्टेज नहीं पता है तो कितनी करंट उस सर्किट में फ्लो कर रही है वो बता दो, रेजिस्टेंस बता दो, और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है ये बता दो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला देखो,
फिर से इसी वाले फॉर्मूले में जो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, इसी फॉर्मूले को यूज करके देखिए, एक फॉर्मूला यहां पे हम लोगों ने लिखा है ना, ये वाला, एक ये आपका फॉर्मूला है भाई, फिर एक ये आपका फॉर्मूला है, एक ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। क्या ये हाइलाइटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है? चलिए इसको देख लेते हैं अभी। इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूं और थोड़ा यहाँ पे चलिए यही लिख देते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो गया है, आई स्क्वायर आर टाइम्स टी। अब इसी वाले फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, जहां पर v की वैल्यू रखे थे, v की वैल्यू ना रख करके अब i की वैल्यू रख देते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा v i की जगह क्या रख सकते हैं, यहां से इस फॉर्मूले में देखिए i की जगह आप रख सकते हैं v अपॉन r, i की जगह रख सकते हैं क्या, v अपॉन r। तो v एज इट इज, i की जगह पे क्या रख दिया हमने, v अपॉन r रख दिया, और t की जगह पे क्या रख दिया, t। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए तो ये बन गया वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन r टाइम्स t, और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। अगर रेजिस्टेंस, वर्क डन और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। अब आप सोचिए कि ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब करंट कांस्टेंट होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये यार अभी ठंड बीती और सभी लोग अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर्स, ब्लोअर, तरह तरह की चीजें हम लोगों ने यूज की है, और वहां पर इलेक्ट्रिक करंट से हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोड्यूस किया था, तभी तो ठंड से बच पाए। नहीं तो इलाहाबाद की ठंड, प्रयागराज की ठंड तो बहुत अच्छे से पड़ती है। कभी कभी लगता है 2-4 साल बाद शिमला हो जाएगा प्रयागराज हमारा। चलिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि करंट की हेल्प से हम हीट जनरेट करा रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है भाई, सोचो। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेबल होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब है कि हीट बढ़ती चली जाएगी। क्या बढ़ती चली जाएगी, हीट बढ़ती चली जाएगी। अब थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस बढ़ चुका है भाई, तो ऐसा वायर ले ले, ऐसा कंडक्टर ले ले जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जैसे हीटर का वायर है, तो हीटर की वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस का वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस का वायर ले लेंगे तो वो टेम्परेचर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़नी होती है हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये वर्क डन और एनर्जी होते हैं ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं, इस तरीके से समझिए कि अगर आज आप खाना मत खाओ, कल भी मत खाओ और परसों भी मत खाओ, तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी और आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। तो वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी इज जस्ट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, वर्क डन है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी में अगर हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हीट एनर्जी इज जस्ट सेम एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन। जो वर्क डन होता है वो लॉस के फॉर्म में अगर होने लग रहा है, लॉस रेजिस्टेंस में चार्ज पार्टिकल पे जो हम वर्क करा रहे थे, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वहां पे उसने लॉस करना स्टार्ट कर दिया और टेम्परेचर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन रिलीज हो रही है, और वर्क डन के तरीके से अगर रिलीज हो रही है तो वो है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी आपकी क्या बन गई, H इज इक्वल टू W। और अभी W के सारे फॉर्मूले तो पढ़े, 3 फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने W का, देखा। एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, VIT पढ़ा था सर, बिल्कुल सर पढ़ा था, जहां पे V वोल्टेज है, T टाइम है और I करंट है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था सर I स्क्वायर RT पढ़ा था सर, I स्क्वायर RT, जहां पर I 2 बार आई थी। और फिर तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V स्क्वायर अपॉन में RT।
देखो अब इस तीनों फॉर्मूले को यहां पर एज इट इज रख दो कि ये लॉस के फॉर्म में है, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए वी आई टी, हाँ सर पहला फॉर्मूला मिल गया। दूसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी का आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आई स्क्वायर, यहां पर भी आई दो बार आई और आर टी, और तीसरा फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, एच का वी स्क्वायर अपॉन में आर टी। तो ये तीन फॉर्मूले आपको किसके मिल गए हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको मिल गए हैं हीट एनर्जी के, और यहां पर ये तीन फॉर्मूले आपको मिल गए हैं वर्क डन के। अब देखिए, अब बात समझिए, अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, चाहे आप वर्क डन की यूनिट की बात कर रहे हो, चाहे आप हीट एनर्जी की यूनिट की बात कर रहे हो, तो दोनों एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी के लिए आप हमेशा यूज करते हो क्या, जूल। एनर्जी के लिए हमेशा यूनिट क्या आप यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हीट एनर्जी को, या फिर मोस्टली आप हीट एनर्जी को कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी से। तो 1 कैलोरी जो होती है वो होती है 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल। तो इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये वही कैलोरी है जो कहते हो आजकल तुम जिम में जाकर कि मैंने अपने आज इतने कैलोरीज बर्न किए, तो वो एनर्जी का फॉर्म है। एक्चुअली आपके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट, मुझे जहां तक अनुमान है, या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो उस फैट को रिमूव करने के लिए आपको अपने कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। तो ये सारी सेम चीजें। चलिए यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई हैं, और अगर अपने प्रीवियस की पॉइंट्स पे जाएं हम लोग, तो अगर आप नोटिस करो तो अब तक के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और केवल एक टॉपिक हमारा प्यारा सा बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर, और पूरा टॉपिक नियरली एंड हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जल्दी से इन टॉपिक पर, और इलेक्ट्रिक पावर को भी कंप्लीट करते हैं, और इस पूरी वीडियो को ही एंड करते हैं आज। चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अब हमसे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ दिस 840 watt when the heating is at the maximum rate, and 360 watt when the heating is at the minimum rate। जब आपका हीटिंग मैक्सिमम हो रहा था तो वो 840 वॉट का रेट था, और जब हीटिंग मिनिमम था तो वो 360 वॉट का रेट था। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड द करंट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केसेस। आपको क्या बताना है कि करंट और रेजिस्टेंस ईच केस में क्या होगा। जब मैक्सिमम आपका रेट था वो था 840 वॉट। मुझे लगता है ये इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चन इंक्लूड कर गए हैं। इलेक्ट्रिक कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। थोड़ा सा चलिए पावर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पावर, पावर को समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पर यूनिट क्या थी, वॉट थी, और वॉट क्या होता है, वॉट होता है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। हमने अभी तक वर्कडन की बात की थी, जहां पर आप यूनिट जूल में लिखते हैं। अब इसी वर्कडन के रेट को बात करते हैं, कितना काम आप फास्टली कर सकते हो, उसको हमने डिफाइन किया है एज अ पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन और द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। या फिर आप इसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो पावर क्या आ जाता है आपका, पावर आ जाता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब अगर इस पावर के सारे फॉर्मूले बनाने हो, सबसे पहले अच्छा देखो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट हो जाएगी आपकी जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड को आप कहते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। अब इसी देखिए, वर्क के आपने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने वी आई टी, फिर वर्क का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, आई स्क्वायर आर टी, और फिर वर्क का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वी स्क्वायर अपॉन में आर टाइम्स टी। ये वर्क के तीन फॉर्मूले पढ़े थे, इसी पे बेस पावर के फॉर्मूले बनाते हैं। हर एक जगह पे आपको पावर का फॉर्मूला रखना है तो टी को हटा देना होगा। तो पावर पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी आई, फिर पावर पी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और फिर पावर पी हो जाएगा आपका क्या, वी स्क्वायर में अपॉन में आर। ये तीन फॉर्मूले आपके किसके हो गए, पावर के हो गए।
ये कितना फास्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, कितने सारे फॉर्मुलेस हो गए आप ये सोच सकते हो, लेकिन सारा फॉर्मूला रिलेट करता है केवल एक फॉर्मूले से। अगर तुम्हें पहला वाला याद है, ये वाला फॉर्मूला, और फिर आपने लगा दिया, क्या लगा दिया है, ओम्स का नियम लगा दिया है, तो आप ये सारे फॉर्मूले बना सकते हो। और अगर ये फॉर्मूले आप बना लिए तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिक हीट के भी फॉर्मूले बना सकते हो और पावर के भी फॉर्मूले बना सकते हो। तो कितना मजेदार आपको था कि सारी चीजें, एक चीज याद रख करके सारी चीजें आप बना सकते हो। चलो, अब पावर का जो यूनिट होता है वो हमने समझ लिया, वाट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और करंट उसका गिवन है, कितना गिवन है, 0.50 एम्पियर। तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू वी आई, आप फॉर्मूला लगा देंगे, V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू है कितना, 0.50। 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 वोल्ट। दैट इज द डायरेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन होगा इस पे। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट operates for this much time. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? अब ये जो किलोवाट आवर होता है इसे आप कहते हैं यूनिट। ये जो आपके घरों में आ रही है लाइट, जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो यूनिट के फॉर्म में आता है, इतने यूनिट बिल आपने यूज किया है, तो उसे आप कहते हैं किलोवाट आवर। चलिए इस चीज को समझते हैं थोड़ा, ये किलोवाट आवर क्या है। किलोवाट आवर जैसे आप नाम देते हैं यूनिट का, ये कौन सा यूनिट है, ये हमारे घरों में बिजली का जो बिल आता है वो वाला यूनिट है, इतने यूनिट बिल आई। ये निकालते कैसे, एक्चुअली में ये क्या है, ये पावर कंजम्पशन है, आपने इतना पावर यूज किया। तो पावर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं सर कि वी आई होता है, लेकिन टाइम भी होना चाहिए यहाँ पर। तो एनर्जी हम लोग लॉस करते हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, पावर कंजम्पशन का मतलब इतना पावर आपने लिया है तो कितने टाइम के लिया। तो अगर पावर को टाइम से रिलेट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, एनर्जी का फॉर्म बन जाता है। तो जो एनर्जी यहां पर आप निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी। अब देखिए इसी वी आई टी को आपको किसमें निकालना है, अभी यहां पर वोल्टेज जो होता है या वी आई, ये जो ये वैल्यू है आपकी, ये किसमें है, ये है आपकी वॉट में। अगर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किसे डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। और इस फॉर्मूले में जो टी है, इस फॉर्मूले में जो टी है वो टी है किसमें, आवर में। टी किसमें है, आवर्स में है। तो ये फॉर्मूला आपको डिफाइन करता है कि आपको एनर्जी कैसे निकालनी है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला है वी आई टी अपॉन में 1000, इसको 1000 होना चाहिए था भाई, वी आई टी अपॉन में 1000। तो इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो, फिर से एक बार लिख लीजिए कि एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है, व्यय एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी अपॉन में 1000। और यहां पर आप इसे कहते हो क्या, किलो वॉट आवर। और टाइम को आप किस में रखोगे, टाइम को आप रखोगे आवर में, ना कि सेकंड में। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। और क्वेश्चन में आपसे क्या दे रहा है कि इतना वॉट दिया, मतलब पी की वैल्यू दिया है, पी मतलब वी आई की वैल्यू आपको दिया है कितना, 400 वॉट दिया है, 400 वॉट दिया है, जो कि 8 आवर पर डे, मतलब टाइम आवर में ही दिया है। आपका टाइम कितना है, 8, और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आवर्स हो गया, कितना हो गया, 240 आवर हो गया। तो कितने यूनिट बिल उठेगी, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो एनर्जी निकालिए कितनी आएगी, एनर्जी कंजम्पशन कितना आएगा, ये आ जाएगा वी आई टी अपॉन 1000, और ये आंसर किस में होगा, किलोवाट आवर में होगा ना। तो वी आई की वैल्यू कितनी है आपकी 400, और टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी 240 डिवाइड बाई 1000। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल करिए, 3 0 यहाँ के गए, 2 0 ये और ये 1 0 ये कितना बचा आपका, 4 टाइम्स 24, इतने यूनिट आपकी बिल गई है।
अब 4 टाइम्स 24 आप करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 and 1 9, 96 यूनिट बिल आपने यूज की है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। रेट क्या है, 3 रुपये है, तो रेट कितना हो जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 96 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर कितना मिल जाएगा, देखिए 6 त्रिक 18 और एक आया 9 त्रिक 27 एक 28, 288 रुपए आपका बिजली का बिल आया होगा, है ना मजेदार सारी चीजें। इसी तरीके से आप अपने घर की पूरे जोड़ लीजिए, कितने आपने अप्लायंसेस लगाए हुए हैं उनका पावर निकाल दीजिए, कितने टाइम आप यूज करते हो तो टाइम आवर में ले लो, और कितने दिन के लिए यूज करते हो 30 डे के लिए यूज कर लो। आप सभी भी अपने घर के यूनिट्स निकाल सकते हो कि कितना यूनिट बिल आप यूज करते हो। चलिए पीछे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, वो वाले जो आपके छूटे थे अभी, 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं यहाँ पर आपको एक बोला है कि एक कंजम्पशन एनर्जी का रेट है 840 वाट का, मैक्सिमम के लिए है, ये है आपका 840 वाट, ये क्या है पावर है, और फिर एक आपका मिनिमम के लिए केस है जहां पर पावर आपको कितना दिया है 360 वाट दिया है, वोल्टेज भी आपको दे रहा है, दोनों सिचुएशन में वोल्टेज V इज इक्वल टू दे रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहां पर भी वोल्टेज V इज इक्वल टू आपको क्या दे रहा है 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पे ये वॉट था, इसीलिए मुझे आपको पावर बताना जरूरी पड़ गया पहले। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द करंट, हमें क्या निकालनी है करंट, एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मतलब यहाँ पर हमें I की वैल्यू निकालनी है क्या होगी और R की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, यहाँ पर भी हमें I की वैल्यू निकालनी है क्या होगी और R की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, बस इतनी सी बात है। पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो पता है हमें सर P इज इक्वल टू क्या होता है VI होता है, तो पावर की वैल्यू 840, वोल्टेज की वैल्यू 220 रख देंगे सर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन में V, P की वैल्यू कितनी है सर 840 वाट, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है सर 220 वोल्ट, हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगा, और करंट की वैल्यू आ गई तो फिर से ओम साहब को लगा देंगे V इज इक्वल टू IR और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया काम, है ना इजी। फिर इस क्वेश्चन में देखो V इज इक्वल टू IR होता है, पहले तो सबसे पहले क्या लगाएंगे पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, और पावर का फॉर्मूला से P इज इक्वल टू ये VI वोडाफोन ना समझ लेना, P इज इक्वल टू क्या लगाएंगे VI, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन में V, यहाँ पर P है 360 और V है आपका 220, इससे निकाल लिया करंट और फॉर्मूला लगा दिया ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और आपकी वैल्यू आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की आ जाएगी, इतना सिंपल था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम होना चाहिए था ओम रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। आपसे क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमसे, जूल मतलब एनर्जी दे रहा है तो W दे रहा है, 100 जूल ऑफ हीट दे रहा है तो हीट का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, H आपको कितना दे रहा है 100 जूल, 100 जूल, फिर क्या दे रहा है ओम, मतलब R दे रहा है, R कितना दे रहा है आपको 4 ओम दे रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे क्या पूछ रहा है V पूछ रहा है, और टाइम भी दिया है क्या, देखिए ईच सेकेंड, मतलब टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकेंड का, तो टाइम बराबर क्या हो गया 1 सेकेंड। अब इस सिचुएशन में आपको हीट का वो वाला फॉर्मूला देखना है जो V से रिलेटेड हो और R से रिलेटेड हो, तो हीट का कौन सा फॉर्मूला V और R से रिलेटेड है, तो हीट का हमें पता है सर जी H इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R टाइम्स T, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं रिलेटेड करता है, T की वैल्यू हो जाएगी 1, R की वैल्यू पता है तो H की वैल्यू रख दीजिए 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर, R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 400, क्योंकि यहां पर आप 4 को इस साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डिवीजन में है, और ये है V स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी सर विद इन रूट ऑफ 400, और रूट ऑफ 400 कितना होता है भाई 20 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 2 क्लासेस में एंड हो गया, और हमने सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी। देखो एक क्लास में इसे एंड करना
आसान हो सकता था सारी चीजें, लेकिन मैं आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये कैरी करता है। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर से। देखो कितने चैप्टर ही है फिजिक्स में, 4 to 5 चैप्टर है। 4 to 5 चैप्टर में हर चैप्टर का अगर एवरेज निकालोगे तो 6 से 8 नंबर का एवरेज आता है। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीजें बनेंगी। पूरी क्लास में हम लोगों ने पूरा टॉपिक समझा, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा, क्या थे सारी बातें की अच्छे से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी समझा, क्वेश्चन भी देखे, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के लगाए हैं। तो मुझे लगता है अगर केवल ये 2 क्लास के वीडियोस तुम देख लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। इन सब के अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड या फिर कुछ और भी चीजें रिलेटेड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम को फेस करने में, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पूरा प्रयास रहेगा कि आपके डाउट्स को या आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जो स्टडी रिलेटेड हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो। बाकी घर की समस्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, उसके लिए आप कहीं और जाइए। फिर सारी बातें समझ लो और बहुत थैंक यू कि आपने पूरा वीडियो देखा है और समझा है। देखो थैंक यू मैं ही बोल रहा हूं जबकि काम का तुम्हारा वीडियो था। अच्छे से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाया है। YouTube पे भी ऐसे वीडियो जल्दी तुमको ढूंढने पड़ेंगे तब मिलेंगे। और पूरा वीडियो 2 क्लासेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, हर एक चीजों को अच्छे से पढ़ाया है। तो दबा के शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों को ताकि सब पढ़ सके। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि एग्जाम से पहले तक तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी, एग्जाम गाइडेंस, एग्जाम टिप्स और भी सारी चीजें मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।